Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. I hope you are all fine. Today our topic of discussion is photosynthesis. इसको हम डिस्कस करेंगे और इसको देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होती हैं। तो आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। बायो एनर्जेटिक्स का ये सेकंड लेक्चर है। सबसे पहले अगर हम देखें कि सनलाइट को कन्वर्ट किया जाता है, सनलाइट की एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है CH बॉन्ड्स के अंदर। ग्लूकोज के अंदर जो बॉन्ड्स होते हैं CH बॉन्ड्स, उनमें कन्वर्ट किया जाता है। इसके अंदर दो तीन चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। द फर्स्ट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड एंड द सेकंड इज़ क्लोरोफिल एंड द थर्ड इज़ वाटर। तो वाटर कार्बन डाइऑक्साइड को कंबाइन करके जब इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हम ग्लूकोज को बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लांट्स, दैट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो आइए हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं और इसकी इक्वेशन को डिस्कस करते हैं। लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय फोटोसिंथेटिक पिगमेंट which are present different types of chlorophyll A and chlorophyll B एंड कैरोटिनाइड्स, जो कि एसेसरी पिगमेंट्स हैं, ये प्लांट के अंदर मौजूद होते हैं। क्लोरोफिल ए के अलावा जो बाकी पिगमेंट्स हैं उनको हम एसेसरी पिगमेंट कहते हैं, जो कि हेल्प करते हैं प्लांट को लाइट एब्जॉर्ब करने में और फोटोसिंथेसिस को करने में हेल्प किया जाता है बाय दीज पिगमेंट्स। तो जब हम लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करें केमिकल एनर्जी के अंदर, अभी हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे इसको, जो कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जैसा कि क्लोरोफिल ए हो गया, कैरोटिनाइड्स हो गया, क्लोरोफिल बी हो गया, जब अब्जॉर्ब किया जाता है लाइट को और उसको कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज के अंदर, एनर्जी रिच कंपाउंड के अंदर, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अगर हम इसकी इक्वेशन को देखें तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर को इस्तेमाल किया जाता है और इसी तरह हमारे पास जो है 12H2O को यूज़ किया जाता है, 12H2O। तो यहाँ हम लिख लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास ये 12 हैं। 12H2O वाटर के मॉलिक्यूल को यूज़ किया जाता है, लाइट की प्रेजेंस है और क्लोरोफिल की प्रेजेंस के अंदर, क्लोरोफिल की मौजूदगी के अंदर, जो कि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट की जो थैलेकोइड मेम्ब्रेन है उसके अंदर मौजूद होता है। तो हमारे पास ग्लूकोज बनता है जिसमें C6H12O6 है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है एंड वाटर के मॉलिक्यूल जो डार्क रिएक्शन में प्रोड्यूस होते हैं वो हम लिखते हैं यहाँ पर। अभी हम इसको डिस्कस भी करते हैं। तो आइए देखिए, अब इस इक्वेशन में हमारे पास कुछ रिएक्टेंट्स हैं और कुछ प्रोडक्ट्स हैं। वो चीज़ें जो कि केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेती हैं उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, और जो बन जाते हैं उनको हम कहते हैं प्रोडक्ट्स। तो हमारे पास यहाँ पर रिएक्टेंट्स में ये चीज़ें आ रही हैं और प्रोडक्ट्स में हमारे पास ये आपके सामने लिखा हुआ है, ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है एज अ बाई प्रोडक्ट। और वाटर के मॉलिक्यूल को मैंने डिस्कस किया कि वो भी हम देखते हैं कि वाटर का मॉलिक्यूल प्रोडक्ट नहीं है बल्कि ये बनता है डार्क रिएक्शन के अंदर। अब वो क्या है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इसी को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लिखा हुआ है, क्योंकि आपकी बुक में लिखा हुआ है कि देयर इज़ नो नेट यील्ड ऑफ वाटर। वाटर की जो है वो यील्ड नहीं होती, वाटर जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता। अब मैं इस इक्वेशन को अगर सिंपल कर कर देखूँ ना, तो ये मेरे पास 6H2O हैं और हमारे पास यहाँ पर 12H2O हैं और यहाँ पर हमारे पास 6H2O हैं। मैं इसको अगर कट करूँ तो मेरे पास ये सिंपल ये इक्वेशन आती है, 6 के साथ कट गए, बाकी आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, 6H2O एंड ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। अब हम यहाँ पर 12H2O क्यों लिखते हैं? बेसिकली लाइट रिएक्शन के अंदर जो है वो मैक्सिमम वाटर को तोड़ा जाता है और उसको लाइट रिएक्शन के अंदर जो है इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रॉन्स के लिए। आगे हम इसको डिस्कस करेंगे, जो हम लाइट रिएक्शन को डिटेल के साथ पढ़ेंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन बहरहाल आपने यहाँ पर ये याद रखना है कि ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के सोर्स हैं ये, और ऑक्सीजन भी यहाँ से निकलती है। अब ये अगर हम इसको सिंपल करें तो हमारे पास ये इक्वेशन आती है, इट मीन्स दैट टू प्रोड्यूस वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल ओनली 6H2O आर रिक्वायर्ड। ठीक है, बट अगर हम ओवरऑल इक्वेशन देखें तो हम यहाँ पर H2O भी लिखते हैं। इट मीन्स दैट के जो H2O है ये डार्क रिएक्शन में भी प्रोड्यूस होता है जब हम बनाते हैं ग्लेशियर अल्डिहाइड 3 फॉस्फेट।
3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से जब बनाते हैं 3 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, तो वहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। तो उनकी ओवरऑल हम यहाँ पर लिख लेते हैं जी, ये डार्क रिएक्शन में प्रोड्यूस हो रहे हैं और इतने यूज़ हो रहे हैं। ज़्यादा यहाँ पर क्यों लिखे, क्योंकि दे आर द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर अगर हम इसको डिस्कस करें तो ये इक्वेशन बन गई। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ चुकी होगी। बस आपने ये याद रखना है कि ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमें 6 वाटर के मॉलिक्यूल चाहिए। अब हम नेक्स्ट आ जाएं तो यहाँ पर एक है जी रोल ऑफ लाइट के अंदर एक्शन स्पेक्ट्रम और अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो एक्शन स्पेक्ट्रम और अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को हम डिस्कस करेंगे इकट्ठे। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ रोल ऑफ लाइट लिखा है, एक्शन स्पेक्ट्रम या अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है यहाँ हम डिस्कस नहीं कर रहे, वो इकट्ठे डिस्कस करेंगे। सॉरी। अब रोल ऑफ लाइट में अगर हम देखें तो हमने यहाँ पर पढ़ा है कि जो वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है ये लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है। लाइट नहीं होगी तो हम फोटोसिंथेसिस नहीं करवा सकते। इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू ट्रांसफॉर्म सिंपल मॉलिक्यूल्स इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट इज ग्लूकोज। अब सिंपल मॉलिक्यूल में क्या आता है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आ रहे हैं, और कॉम्प्लेक्स में क्या आ रहा है, ग्लूकोज। अब हम ये देखते हैं कि ग्लूकोज जो होता है उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा है एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के। द रीज़न इज दैट कि ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है उसमें CH बॉन्ड्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। CH बॉन्ड, इस ग्लूकोज के अंदर कार्बन और जो हाइड्रोजन है वो बॉन्ड ज़्यादा हैं, बट जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है इसके अंदर कम है। तो जितने CH बॉन्ड ज़्यादा होंगे उतनी ही एनर्जी ज़्यादा होगी। अब होता क्या है, अगर हम सीक्वेंस देखें तो लाइट एनर्जी सबसे पहले क्लोरोफिल अब्जॉर्ब करता है और क्लोरोफिल अब्जॉर्ब करने के बाद ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज के CH बॉन्ड्स के अंदर एनर्जी को स्टोर कर दिया जाता है। द नेक्स्ट इज रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड का काम क्या है अभी हम देखते हैं जी। बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो सोर्स है कार्बन का। अब हम देखें ग्लूकोज में तो C6H12O6 है, कार्बन मेजर कंपोनेंट है इसका। तो कार्बन एज अ सोर्स काम करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एज अ सोर्स काम करता है कार्बन का, जिसको रिड्यूस कर दिया जाता है शुगर के अंदर। अब कैसे इसको देखते हैं, जब हम डार्क रिएक्शन पढ़ेंगे उसको डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ, बट यहाँ पर भी आपने ये देखना है इस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर इसकी रिडक्शन की जाती है, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की जाती है, और एनर्जी इसको भी रिक्वायर्ड है ऑफ कोर्स। तो ATP से एनर्जी और NADPH से हाइड्रोजन को लेकर इस कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस। अब रिड्यूस का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहाँ पर अगर हम देखें ये C ये वाला C है, O ये वाला O है, और हाइड्रोजन जो है वो हमारे NADPH से आए हैं और इसको कन्वर्ट कर दिया गया है ग्लूकोज के अंदर, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पर अगर हम देखें तो कार्बन एक्ट एज अ सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्ट एज अ सोर्स ऑफ कार्बन। अब यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है। बेसिकली ये लीफ है, लीफ को जब हम कट कर कर देखते हैं, इसका क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो हमें इस तरह का स्ट्रक्चर नज़र आता है। इसके ऊपर जो होती है वो क्यूटिकल की लेयर होती है, ये नीचे जो है वो लोअर एपिडर्मस है, ये अपर एपिडर्मस है, ये मेसोफिल सेल है, और ये हमारे पास स्टोमा है, और अगर ज़्यादा होंगे तो हमको स्टोमेटा कहेंगे। तो बेसिकली सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो स्टोमेटा के ज़रिए अंदर जाती है, फिर यहाँ पर चली जाती है जी एयर स्पेसिस में, और फिर एयर स्पेसिस से अब्जॉर्ब की जाती है मेसोफिल सेल के अंदर, और फिर मेसोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है और वहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किया जाता है। तो बेसिकली नंबर ऑफ स्टोमेटा जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होगी आपके लीफ के अंदर, और जब लीफ के अंदर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होगी तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज कंपनसेशन पॉइंट। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। बेसिकली होता ये है कि कंपनसेशन पॉइंट, ये बॉक्स है आपका, कंपनसेशन पॉइंट क्या है, ये ऐसा पॉइंट है जो हैपन होता है व्हेन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज इक्वल टू द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। हमें ये बात पता है कि ऑक्सीजन जो कि रिलीज्ड होती है ड्यूरिंग P स्टैंड फॉर फोटोसिंथेसिस, वो हम रिस्पायरेशन में यूज कर लेते हैं। अब देखें जो फोटोसिंथेसिस में हमें ये बात पता है, अगर हम इस इक्वेशन को रिवर्स करें, बैक कर दें लाइट के बगैर, लाइट को हम इस यहाँ से रिमूव करें, तो ऑक्सीजन जो होती है वो यूज होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट जो कि ग्लूकोज है उसमें, और हमारे पास ये वाले प्रोडक्ट बनते हैं, साथ साथ एनर्जी बनती है। तो होता ये है कि ड्यूरिंग डे
ऑक्सीजन जो कि रिलीज हो रही है फोटोसिंथेसिस में, वो ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल की जाती है और रिस्पायरेशन में यूज हो जाती है। ग्लूकोज को ब्रेक करना रिस्पायरेशन ही कहलाता है। इसी तरह जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की जाती है रिस्पायरेशन में, उसको हम यूज कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर। जिस तरह अगर मैंने कहा कि इसको जो है वो यहाँ एरो हम इसका इधर कर दें या इसको रिवर्स कर लें, तो हमारे पास ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाएगी। अब होता क्या है, कहता है कि ये वो हैपन होता है जब लाइट इंटेंसिटी कम हो, मतलब रोशनी की शिद्दत कम हो। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने एक बात याद रखनी है, जो फोटोसिंथेसिस है वो लाइट पर डिपेंड करती है, बट जो रिस्पायरेशन है वो लाइट पर डिपेंड नहीं करती। इट इज अ कांस्टेंट प्रोसेस, ये डे को भी होता है और नाइट को भी होता है, बट फोटोसिंथेसिस डिपेंड्स ऑन लाइट इंटेंसिटी। व्हेन लाइट इंटेंसिटी इंक्रीजेस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आल्सो इंक्रीजेस, बट व्हेन लाइट इंटेंसिटी इज वेरी लो द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज आल्सो लो। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाइट इंटेंसिटी। अब डॉन एंड डस्क, सुबह के वक्त और शाम के वक्त, मतलब सहर के वक्त और गुरूब आफ्ताब के वक्त, कहता है लाइट इंटेंसिटी कम होती है तो एक वक्त ऐसा आता है कि फोटोसिंथेसिस जो हो रही होती है वो कम हो रही होती है। दैट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिस्पायरेशन। तो होता ये है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पायरेशन में रिलीज हो रही होती है, वो फोटोसिंथेसिस इस्तेमाल कर लेता है, और फोटोसिंथेसिस के अंदर जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही होती है वो हमारे पास रिस्पायरेशन इस्तेमाल कर लेता है। तो ये दोनों का रेट बराबर हो जाता है। नो नेट गैस एक्सचेंज, कोई गैस प्लांट रिलीज नहीं कर रहा होता, तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड कंपनसेशन पॉइंट। तो यही बात लिखी हुई है, नो नेट गैस एक्सचेंज बिटवीन एयर। अब होता क्या है, दिन के वक्त लाइट इंटेंसिटी बढ़ती है, मतलब डाउन का वक्त गुजर गया, शहर का वक्त गुजर गया, तो लाइट इंटेंसिटी बढ़ती जाती है, फोटोसिंथेसिस भी बढ़ती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन भी बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ऑक्सीजन जो है वो जो एक्स्ट्रा होती है वो एज अ बाई प्रोडक्ट हमारा रिलीज होना शुरू हो जाता है, और जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, जो कि अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। अगर ऑक्सीजन ना होती तो मैं और आप ना होते। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा एक टॉपिक था, बड़ा आसान सा। और नेक्स्ट हमारे पास जो है वो नेक्स्ट वीक तक ALP आपका स्मार्ट सिलेबस आ जाएगा। तो उस स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक फिर हम क्या करेंगे जी, अपनी लेक्चर्स को जो है वो अपलोड करेंगे। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।